मैं खुद तो अनपढ़ थी लेकिन इकलौती बेटी को डॉक्टर बना दिया। मेरी बच्ची रोज़ाना रात को मुझे एक गोली खिलाती थी और कहती थी कि अम्मा आपको इससे ताकत मिलेगी। मैं खुशी खुशी खा लेती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरा जिस्म टूटा टूटा रहता था और पूरे जिस्म में दर्द होता रहता था। मैं एक दिन गोली खाना भूल गई, यूं ही रात के 2 बजे। तो मैं इस वक्त अपनी डॉक्टर बेटी का पीछा कर रही थी। मुझे उस पर शक सा हो रहा था कि शायद वे किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि सच क्या है। मैंने उससे कई बार साफ साफ पूछा कि अगर ऐसी कैसी कोई बात है तो हमें बता दे, लेकिन उसने हमेशा इनकार ही किया था। लेकिन उसकी हरकत को देखकर मैं शक में पड़ गई थी कि शायद वह मुझे बताना नहीं चाहती है। उसको दिन रात मोबाइल पर मशरूफ़ देखकर मैं इस बात का अंदाज़ा कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा तो ज़रूर चल रहा है जो मुझसे छुपा रही है। एक बार भी मुझसे बाज़ार का जाने का कहकर निकल गई थी, लेकिन उसके घर से निकलने से पहले ही मैं उसको बात करते हुए सुन चुकी थी। वे किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे वहीं पर मिलती हूँ जहाँ पर हमेशा मिलते हैं। मैं अम्मी से झूठ बोलकर घर से निकल लूँगी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊँगी। मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त होगा। तुमसे जो चीज़ मंगवाई है वे लेकर आ जाना। और उसकी ये बात सुनकर मेरे शक को और ज़्यादा हवा मिल गई। वह ज़रूर किसी लड़के से मिलने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैं इतने दिनों से उससे पूछ रही थी और वह मुझसे छुपा रही है। तो चलो आज मैं इसे रंगे हाथों ही पकड़ लेती हूँ, ताकि इसे शर्मिंदगी तो हो कि मैं अपनी माँ से झूठ बोलती हूँ। बस यही सोचकर मैं उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी इस चक्कर में क्यों पड़ गई है, जबकि मैं तो इसे इजाज़त दी हुई थी कि वह जब चाहे मुझे बता सकती है। वह किसी को पसंद करती है, वह एक पढ़ी लिखी लड़की है और समाज में एक इज्जतदार डॉक्टर के नाम पर जानी जाती है। हो सकता है उसको कोई पसंद हो और मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन उसने मुझसे यूं झूठ बोलकर अपना चक्कर नहीं चलाना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। बाजार खत्म हो गया, लेकिन वह अभी तक भी चली जा रही थी। वे जिस जगह पर रुकी मैं उस जगह को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वे एक पार्क था। इसका मतलब ये था कि वे पार्क में किसी से मिलने आई थी। वे पार्क के अंदर चली गई थी तो मैं भी उसके पीछे चली गई थी। मैंने एक पेड़ के पीछे से देखा तो वे मुझे किसी से बात करती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से लड़ रही हो, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बोल रही थी। मैं काफ़ी दूर थी, लेकिन मैं उसकी ना तो उसकी बात सुन पाई और ना ही उसे देख पाई थी कि आगे कौन खड़ा है। इसलिए मैं उस लड़के की शक्ल देखने के लिए जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई लड़का था ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी की सहेली खड़ी थी। मैं उस लड़की को जानती थी, वे अक्सर मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर आती थी। लेकिन हैरत की तो बात ये थी कि वे इससे मिलने यहाँ पर चोरों की तरह बाहर क्यों आई थी और वे ये सब बात मुझसे क्यों छुपा रही थी। मेरी बेटी की सहेली भी डॉक्टर थी और वे दोनों एक ही अस्पताल में काम करती थी, इसलिए मुझे अच्छे से उसके बारे में पता था। उन दोनों के चेहरे से लग रहा था कि वे किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ मुझे थोड़ी सी तसल्ली भी मिली कि मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर भी नहीं है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा नहीं है, और मुझे इस बात की भी उलझन हो गई थी कि आखिर मेरी बेटी को इस तरीके से छुपकर अपनी सहेली से मिलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। मैं घर पर वापस आ गई थी और आधे घंटे बाद वह भी वापस चली आई, मगर उसके चेहरे से परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं कुछ बात किए बिना ही वह अपने कमरे में चली गई थी। एक रात वे मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। पहले तो मुझे लगा कि जैसे वे मुझे बता देगी, लेकिन फिर वे रुक गई थी और बात को टाल दिया और मुझे कहने लगी कि आज से मैं आपको ताकत की एक न्यू गोली देने वाली हूँ। ये दवा रोज़ खा लेना, इसको कभी स्किप मत करना। आप कमज़ोर होती जा रही हैं, इसलिए ताकत की दवा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपनी बेटी की इस मोहब्बत पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और एक बार फिर उससे पूछा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो कहने लगी, अम्मी आप फिक्र मत करो, बस अस्पताल में कुछ मरीजों की वजह से परेशान हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। और मैं भी उसी की बात पर यकीन कर लिया है। जाहिर है डॉक्टर को अपने मरीज़ की परेशानी तो होती है,
हो सकता है वे दोनों भी इसी वजह से परेशान हों और किसी मरीज़ के बारे में सोच रही हों। मुझे इतनी ज़्यादा शक में नहीं पड़ना चाहिए था। वे मुझे गोली देकर चली गई थी। खाने से पहले मैंने इस गोली को गौर से देखा तो वे आम दवाई से बिल्कुल अलग थी। अजीब किस्म की चौकोर सी गोली थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस गोली को खाऊं, लेकिन बेटी कह गई थी तो मुझे उस गोली को खाना पड़ा था। इस गोली का टेस्ट भी बहुत अलग सा था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ताकत की दवा है तो शायद इसी वजह से ऐसी है। लेकिन सुबह उठते ही मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरा जिस्म टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। मैं परेशान होकर चिल्लाने लगी और अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी। उसने आकर ये सब कुछ देखा तो हैरत और सुकून से कहने लगी कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये ताकत की दवा है, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन ऐसा ही होगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर थी और उसे सब कुछ पता था, इसी वजह से मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। क्योंकि मैं तो अनपढ़ सी औरत थी, मुझे तो दवाइयों के नाम के बारे में भी पता नहीं था। घर में और कोई था नहीं जिससे मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ही थी। उस बड़े से घर में रहते थे। मेरे पति अनपढ़ थे, लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएं। शादी के 10 साल बाद हमें ऊपर वाले ने बेटी दी थी, इसलिए हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और उसे रानी बना कर रखा था। जब मेरी बेटी 10 साल की थी तभी मेरे पति का इंतकाल हो गया था और उन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि मैं उनकी बेटी को हर सूरत में डॉक्टर बनाऊं। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और उनकी खूब सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं आई। मैंने अपने पति के बाद भी अपनी बेटी को लाड प्यार से ही पाला था, क्योंकि अब मैं उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। अगर मेरे लाड प्यार से उसे ज़्यादा बिगाड़ दिया था और वह खूब ज़्यादा अपनी मर्जी करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे नाउम्मीद नहीं किया और दिन रात मेहनत करके वे डॉक्टर बन ही गई थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि अब वे एक ख़ास कामयाब डॉक्टर बन गई थी। तो मैं चाहती थी कि उसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन उसे मेरा अकेला रहना और मेरी सेहत की फिक्र थी। इसी वजह से वे इनकार कर देती थी, कहती थी कि अम्मी पहले आप सेहतमंद हो जाइए। वे मुझे अलग अलग से ताकत की गोलियां देती रहती थी, लेकिन जो आज की गोली उसने मुझे दी थी वे बिल्कुल ही अलग थी, जिसे खाकर मेरा जिस्म टूट रहा था और पूरे जिस्म पर गंदगी सी लग गई थी। मैं बहुत मुश्किल से चल चल कर बाथरूम पर गई और उस गंदगी को धोया। फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैं हैरान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा था। मेरी बेटी मुझे परेशानी में देखकर कहने लगी कि अम्मी आप परेशान मत हो, ये गोली के असर से हुआ है। आपके अंदर जो बीमारी की वजह से गंदगी इकट्ठी हुई थी वे बाहर निकल रही है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली और फिर सुबह मैंने उसे अस्पताल जाते हुए बहुत ज़्यादा परेशान देखा। मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। ना जाने वे किस बात पर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी और मुझे बता भी नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मुझे उसकी उस दोस्त से पता करना चाहिए जिससे वह मिलने के लिए पार्क में गई थी, क्योंकि वे दोनों ही इस मामले को लेकर परेशान थी। मेरी बेटी तो मुझे कुछ बता नहीं रही थी, हो सकता है कि वे मुझे बता दे और मैं इनका मसला हल करने में उनकी मदद कर दूं। इसलिए अस्पताल में जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट से उसका पता पूछा और उससे मिलने के लिए चली गई। मुझे अस्पताल जाकर झटका लगा कि इस नाम की तो कोई डॉक्टर उनके यहाँ पर काम ही नहीं करती है। मैंने कई बार उनसे कहा कि वे ध्यान से तो देख लें, मेरी बेटी की दोस्त है, वे डॉक्टर है और इस अस्पताल में काम करती है, आप चेक तो करिए, मगर वे रिसेप्शनिस्ट लगातार मना कर रही थी। उसी वक्त अचानक से एक तरफ से मेरी अपनी बेटी नज़र आती हुई दिखाई दी। वे मुझे देखकर और मैं उसे देखकर घबरा गए। मैंने सोचा कि वो मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी दोस्त को पूछने आई हूँ, तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी डॉक्टर दोस्त है ना, उसके पास चेकअप के लिए आई थी। मुझे अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही थी। देखो ये रिसेप्शनिस्ट मना कर रही है कि इस नाम की कोई डॉक्टर यहाँ पर है ही नहीं, और मैं उसे यही कह रही थी कि मैं ध्यान से चेक करे। इतनी देर में तुम यहाँ पर आ गई। मेरी बेटी जल्दी से हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहने लगी कि आने से पहले मुझे बता तो देती, वो मेरी दोस्त है, अब यहाँ पर काम नहीं करती है। उसने कुछ दिनों पहले से ही अस्पताल छोड़ दिया है और कहीं नौकरी कर रही है, और ये लड़की अभी नई आई है, इसलिए अभी इसे नए और पुराने डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं पता।
अस्पताल कभी मत आइएगा आप, मैं खुद आपको घर पर आकर चेक कर लूँगी। मैंने अपनी बेटी को उसके दोस्त का मालूम करना चाहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहने लगी, अम्मी आप उसके बारे में इतना पूछ क्यों रही हो? मैंने बात टाल दी और सोचने लगी कि मैं तो बस यही मालूम करना चाह रही थी कि उसे दोस्त को पता होगा कि मेरी बेटी किस वजह से परेशान है, लेकिन अब वह खुद लापता हो गई थी। खैर मैं परेशानी से वापस वहाँ से निकल आई थी। अभी मैं अस्पताल से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक मेरी टक्कर एक लड़की से हुई और मैं पूरी तरीके से नीचे गिर गई थी। वह लड़की भी शायद डॉक्टर थी, क्योंकि उसने सफ़ेद कोट पहन रखा था और मुझसे पूछने लगी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। मुझे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई थी। वे मुझे सहारा देकर अंदर लेकर आ गई थी। मेरी बेटी भी उसी वक्त मौजूद थी, लेकिन मुझे देखते ही वे न जाने ऐसा क्या हुआ कि वे वहाँ से भागती हुई चली गई थी। उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया और खैरियत भी नहीं ली, लेकिन अचानक वो वहाँ से क्यों भाग कर चली गई थी। उस डॉक्टर ने मेरे पैर का जायज़ा लिया और मामूली सी मोच आई थी। उसने थोड़ी सी मालिश की तो कुछ ही देर बाद मैं चलने के काबिल हो गई थी। मैं इस डॉक्टर लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए घर पर आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार अपनी बेटी का रवैया आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे अपनी माँ की तकलीफ़ से ज़्यादा और कुछ अहम था जो वह मेरे पास नहीं आई थी। शाम को घर पर आई तो मुझे देखते ही कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा होंगी कि मैं वहाँ पर आपके पास क्यों नहीं आई थी। असल में उस वक्त मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई थी। मेरे मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आपके पास एक तो डॉक्टर मौजूद है। इसी वजह से मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाना बेहतर समझा। मुझे अपनी बेटी की बात पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं थी। दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे और मेरी बेटी मुझे इसी तरीके से रोज़ाना दवाई खिला देती थी, जिसके बाद सुबह सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती। मेरा सारा जिस्म टूट टूट कर दुखने लगता था और मेरे जिस्म पर गंदगी लगी रहती थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कई बार अपनी बेटी से कहा कि मुझसे ये कड़वी दवा नहीं खाई जाती, तुम और कोई सी दवा दे दो, मेरी दवा बदल दो, लेकिन वह मुझे यही कहती थी कि आपकी सेहत के लिए यही अच्छी है, जबकि मुझे तो अपनी सेहत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती दिख रही थी, जिसमें मैं कमज़ोरी भी पैदा हो गई थी। लेकिन वे यही कहती थी कि शुरू शुरू की बात है, एक बार जब गोली असर करेगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब जाहिर है कि मैं तो डॉक्टर नहीं थी, वही थी, इसलिए मुझे उसकी माननी पड़ती थी। अब इतनी कमज़ोरी महसूस होने लगी थी कि मैंने घर से निकलना भी बहुत कम कर दिया था। लेकिन एक दिन मुझे अपनी दोस्त की खैरियत मालूम करने उसके घर जाना पड़ा। मुझे मालूम हुआ कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने अपनी दोस्त की बेटी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह तो वही लड़की थी जो मुझे अस्पताल में मिली थी, जिसने मेरे पैर की मालिश की थी। उसने भी मुझे पहचान लिया, इसलिए वह मुझे देखकर कहने लगी कि आंटी आपको तो शायद खून की कमी लग रही है, आपका रंग तो पीला हो गया है, आप अपना चेकअप नहीं करवाती हो। मैंने कहा कि मैं ताकत की दवाई खा रही हूँ, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वे चौंक कर कहने लगी कि ऐसी कौन सी दवा है जिसे खाने से अच्छे होने की बजाय आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इसके ऊपर कोई सवाल उठाए। जो लोग मुझे कहेंगे अपनी बेटी की हाथ की दवाई खा कर ही बीमार हो गई है, इसलिए मैंने उसे टाल दिया कि मैं उसे तुम्हें किसी दिन वे गोलियां ला कर दिखाऊंगी जो मैं आजकल खा रही हूँ। और उसने कहा कि आप मेरे पास गोली लेकर आइएगा, क्योंकि मुझे आपकी हालत ख़राब लग रही है, आपको टेस्ट कराने चाहिए। जब मैं वहाँ पर से वापस आई तो मैं सोच में पड़ गई और मुझे भी यही लग रहा था कि मैं ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जा रही हूँ, और ये सब इसी गोली की वजह से हो रहा है। रात को मेरी बेटी मेरी वही गोली खिलाने के लिए आई और मैंने वे गोली उससे लेकर अलग जगह पर रख दिया और उससे यही कह दिया कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, लेकिन बाद में वे गोली खाना भूल गई। उसी रात अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है, तो मैंने फ़ौरन से साइड लैम्प जला दिया। देखा तो वह मेरी बेटी थी। मुझे जागते हुए देखकर वह घबरा गई थी। उसने मुंह से निकला ही कि अम्मी आपने दवाई नहीं खाई थी। मैंने कहा कि हाँ, आज दवाई मैं खाना भूल गई थी। लेकिन तुम क्यों घबरा गई हो और मेरे कमरे में इस वक्त क्या करने आई हो? तो वह बहाना बनाते हुए कहने लगी कि मैं तो कुछ नहीं, बस आपको देखने आई थी
कि आप सो रही हैं या नहीं। यह कहकर वे उल्टे पैर वहाँ से भाग गई। मुझे उसका रवैया बहुत ही अजीब लगा था और मुझे कुछ शक भी हो रहा था कि अगली सुबह मैं उठी और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। शायद मैं इसी वजह से अच्छा महसूस कर रही थी कि मैं रात को दवा नहीं खाई थी और मैं अपनी बेटी को यह नहीं कह सकती थी कि उसकी दी हुई दवा से मैं बीमार हो रही हूँ और इस सूरत वह गलत महसूस करती। इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं उसको बताए बिना ही अपने टेस्ट करा लूँगी। अगले दिन मैं अपने दोस्त की उस डॉक्टर बेटी को फ़ोन किया तो वे मुझे कहने लगी कि आप आज टेस्ट कराने के लिए आ जाओ और साथ में वे गोली लेकर भी आना। मैंने उसे कह दिया कि हाँ, मैं गोलियां भी लेकर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैं उसके क्लिनिक में पहुंच गई और जैसे ही मैंने वे गोलियां उस डॉक्टरनी को दिखाई तो वे गोलियां देखकर चौंक गई। आप ये दवा खा रही हो? आपको किसने मशवरा दिया है कि ये दवाई खाओ? उसके चेहरे से मुझे समझने में देर नहीं लगी कि शायद कोई ये गलत दवा है। मैंने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने मुझे ही ये दवाई लिख कर दी है। वे चौंक कर कहने लगी कि मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि एक डॉक्टर बेटी अपनी माँ को ऐसी दवा दे सकती है। मुझे अपनी डॉक्टर बेटी का नाम बताओ जिस अस्पताल में वे काम करती है। मैंने कहा कि वह तो उसी अस्पताल में काम करती है। मैंने कहा कि उसका नाम डॉक्टर अस्मा है। वो उलझन से कहने लगी कि आसमा नाम की तो कोई डॉक्टर हमारे अस्पताल में नहीं है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी महसूस हुई है। आपकी बेटी किसी और अस्पताल में डॉक्टर होगी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले ही उससे मेरी यहीं पर मुलाकात हुई थी। मुमकिन है कि वह आपको ही मालूम ना हो। वे कहने लगी कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपके साथ। हमारे अस्पताल के रिकॉर्ड में ऐसी किसी डॉक्टर का नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करने वाले एक एक स्टाफ को अच्छे से जानती हूँ। अगर आपको इतनी ही गलतफहमी है तो आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर आपकी बेटी को देख लेती हूँ। मैं उस अस्पताल में लेकर एक एक कमरे में जाकर देखने लगी, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि इस डॉक्टर को गलतफहमी हुई है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी यहाँ पर ना हो। एक कमरे में दाखिल होते ही मैं अचानक से मुझे हैरत का झटका लगा कि जब मैं वहाँ पर अपनी बेटी की दोस्त को देखा, वे एक मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। मैं हैरत से आगे बढ़ी तो थोड़ी ही देर में वे दूसरे बेड के पास मुझे अपनी बेटी भी नजर आ गई। मैंने उसे डॉक्टर को देखते हुए इशारा किया कि ये रही मेरी बेटी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बेटी एकदम से चौंक कर पीछे मुड़ी और उस डॉक्टर के साथ देखकर उसकी रंगत उड़ गई। उस डॉक्टर ने मेरी बेटी आसमा को कहा कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। मुझे कहने लगी कि आपकी बेटी ने आपसे झूठ बोला है, ये डॉक्टर नहीं है, यह ऐसी ही स्टाफ है, ये तो ना ही डॉक्टर है और ना ही नर्स है। ये सुनकर तो मेरे सर पर कयामत सी टूट पड़ी थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो नजरें चुरा रही थी। उस डॉक्टर ने गुस्से से कहा कि तुम अपनी माँ को ये गलत दवा क्यों खिला रही थी, जैसे कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरी बेटी डर गई और मुझे कहने लगी कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब अपनी दोस्त के कहने के लिए किया था। मुझे शुरू से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं डॉक्टर बनने का मुझे कोई शौक़ था, इसलिए मैं आपके दिए हुए पैसे मज़े करती थी और मैं दोस्त बनाती थी। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और ये 5 साल मैंने अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में बिता दिए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ पापा की सारी प्रॉपर्टी आपने मेरी पढ़ाई में लगा दी है और मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, तो मैंने अस्पताल में डॉक्टरी कर ली थी। मेरे दोस्तों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वे मुझे यही कहते रहते थे कि तुम अपनी माँ को थोड़ा सा बीमार कर दो ताकि उससे घर के कागजात पर साइन करा सको, फिर घर को बेचकर हम सब मिलकर बिजनेस कर देंगे। मैंने उनकी बात मान ली कि मैं भी बिजनेस करना चाहती थी। ये दवाइयाँ मेरी एक दोस्त ने ही दी थी। मैं बस आपकी वजह से ही परेशान रहती थी कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब न हो जाए। मेरे दोस्त यही कहते थे कि अपनी माँ को यकीन दिलवाओ कि वे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से आप ये घर मेरे नाम कर देना चाहिए। इसी वजह से मैं रात को आपके कमरे में आकर वे गंदगी सी चीज़ मैं आपके ऊपर लगा देती थी, जिससे आपको देखकर ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दूँ। ये सब सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या कहूँ। मैं तो अपनी बेटी पर अपनी सारी उम्र भर की जमा पूंजी लगा चुकी थी और मुझे तो यही लग रहा था कि सच में इसी वजह से मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। वे डॉक्टर कहने लगी कि तुमने अपने दोस्त के कहने पर ये गोली अपनी माँ को दी है। क्या तुम्हें पता है कि ये गोली कितनी खतरनाक है? इससे उनकी जान भी जा सकती थी। मेरी बेटी शर्मिंदा
शर्मिंदा होकर मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि ये दवा इतनी ख़तरनाक है। मुझे तो लगता था कि इसी वजह से आपको लगता है कि आप ज़्यादा बीमार हो रही हैं, वरना तो मुझे यही कहा गया था कि ये दवा इतनी ख़तरनाक नहीं है। मैं बस अपने आप को बहुत बदलना चाहती थी और बिज़नेस शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि बिज़नेस करके कामयाब होकर आपको सच बता दूं। मुझे माफ़ कर दो, शुक्र था कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया, वरना मैं तो ये दवा खाती रहती तो मैं चंद महीनों में मेरी जान चली जाती और उसके दोस्त का प्लान मुकम्मल हो जाता। मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कहा कि अब तुम्हें जो भी करना है वह तुम अपने बलबूते पर ही करोगी और जब तक कुछ बन नहीं जाओगी तब तक मेरे घर वापस नहीं आना। शायद ऐसे ही गुस्से में अक्ल आ जाती और उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता और वे सुधर जाती। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।